शुरुआत बहुत ही सरल सवाल से आपसे करना चाह रही हूं। प्रदेश को आपने अपने बेशकीमती कई साल दिए हैं। सबसे पहले गुरुग्राम को लेकर ही सवाल करूंगी कि अब तक जो विकास के काम आपने गुरुग्राम के लिए किए हैं, अपनी इस रिपोर्ट कार्ड में खुद को कितने मार्क्स देंगे, अपनी सरकार को और खुद को कहां पाते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं गुड़गामा हमारे हरियाणा की औद्योगिक नगरी भी है और औद्योगिक क्षेत्र भी है। पहले फरीदाबाद था और फरीदाबाद के बाद गुड़गामा आज देश और दुनिया के मानचित्र पे है। और गुड़गामा को सारे देश में गुड़गामा का जो सम्मान मिलता है, यहाँ की इकोनॉमी की बात करें, यहाँ के आईटी सेक्टर की बात करें, औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, और मैं मानता हूँ कि बारिश के समय में पानी भरता है और जिससे क्या है कि गुड़गामा की नई चर्चाओं को जन्म होता है। पर मैं मानता हूं कि गुड़गामा में अगर पानी की निकासी समय पे हो जाए तो गुड़गामा को जितने नंबर दिए जाए वो कम है। पानी के बाद तो कोई नंबर ऐसे नहीं है गुड़गामा के लिए, इसका तो सारे देश में गुड़गामा का उदाहरण है। और मैं कैबिनेट मंत्री हरियाणा का, मैं अपने गुड़गामा के कैसे नंबर कम कर सकता हूँ? तो फुल मार्क्स आप देना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा ये कि पानी की ऐसी समस्या है, बारिश। और बारिश भी क्या है कि जो अभी 4 दिन पहले बारिश हुई थी वो बारिश नहीं थी, तूफान था और सारा शहर फरीदाबाद गुड़गामा जलमग्न हो गया। तो इस तरह की बारिश से हो जाना, आपदा आनी, तो उससे तो कोई कितना भी बढ़िया शहर क्यों ना हो, और सब जगह हाल खराब हो जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने में कितनी चुनौतियों का सामना अब तक करना पड़ा है और आगे के लिए क्या रोड मैप है सरकार का? नहीं, मेरा मानना है, मैं 2019 में परिवहन मंत्री बना और 18-17 का जो दौर था वो हड़ताल का दौर था। कृष्ण पवार जी मंत्री रहे थे, किलोमीटर स्कीम के लिए धरने प्रदर्शन रहे। और 2019 में जब मैं मंत्री बना, सबसे पहले हमने किलोमीटर स्कीम को लागू किया। और आज जो किलोमीटर स्कीम प्रदेश के हित में है, लोगों के हित में है। आज 26 रुपये 90 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से आज जो हमने लागू की है, सारे ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि जो किलोमीटर स्कीम है कि ये आपके समय में जो लागू हुई, इसके लिए लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिला। और उसके बाद 19 और 20 के बाद कोविड का समय आ गया। सबसे बड़ी पीड़ा ये कि बस नहीं खरीद पाए, और जहां हरियाणा प्रदेश के लिए बस की सबसे बड़ी जरूरत है। और मैं कहता हूँ ये गरीब का हवाई जहाज भी है। गरीब आदमी सफर करता है तो इसी को अपना सब कुछ मानता है, और इसी में कहता है मैं रोडवेज, हरियाणा रोडवेज से पहुंचूंगा। और उत्तर भारत में हरियाणा रोडवेज की अपनी पहचान भी है। और इसके लिए जो बसें जो हम नहीं खरीद पाए, पर मैं मानता हूं कि कोविड के समय के बाद जितनी बसों की कमी है, आने वाले 31 मार्च तक हम हरियाणा रोडवेज के जितना बेड़ा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने ये कहा कि रोडवेज में किसी भी परिवहन उसमें कमी ना हो। जब तक बसें न आएंगी, जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। बसेस नहीं आएंगी, आप संतुष्ट नहीं होंगे? हाँ, बिल्कुल आप लोग भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। चलिए, बसेस से जुड़ा मेरा सवाल था, क्योंकि उस पर आप जवाब दे चुके हैं, तो ऑटो रिक्शा की बात कर लेते हैं। मूलचंद जी, जनता भी ये सवाल पूछती है, हमारा भी आपसे ये सवाल है कि जो ऑटो चालक हैं वो नियमों को फॉलो क्यों नहीं करते? शेयरिंग ऑटो की अगर बात की जाए, ओवरलोडेड ये ऑटोज हमेशा चलते हैं। दूसरी, मीटर सिस्टम फॉलो होता हुआ नजर नहीं आता। जनता इससे काफी परेशान होती है, नाराजगी रह रहकर जनता की कई बार सामने इसको लेकर आ चुकी है। मेरा मानना है कि सबसे बड़ी चुनौती ट्रांसपोर्ट की है, नियमों की है। किसी शहर में जाइए, किसी जिले में जाइए, ऑटो की सबसे बड़ी समस्या है कि ज्यादा आदमी का बैठना, नियमों को तोड़ना, या जहां भी खड़े हो जाते हैं तो वहां सारी व्यवस्था को जाम लग जाता है। आने वाले समय धीरे धीरे जिस तरह से हमें कहीं, जैसे थ्री व्हीलर यूनियन है, उनके लिए साइड में रखना,
और इस तरह के हमने चालान भी किए। आपके माध्यम से कहते हैं मंत्री जी ने तो बहुत चालान कर दिए, और कई बार चालान ऐसे हो जाते हैं अपने उसकी टेम्पो की कीमत होती है 50,000 रुपये, और चालान के जो नियम होते हैं चालान चले जाता है 60,000 रुपये। उस पर लोग कहते हैं टेम्पो की कीमत इतनी है, प्रणब जी ने नियम जो कानून कहता है, जो आरटीए का कानून कहता है, मैं ये नहीं कहता हमारा कोई अधिकार, जो नियम के तहत उससे फालतू चालान हो जाता है। पर हम कहते हैं चालान काटने से इस तरह से कानून नहीं बनेगा। हम सब पुलिस सब लोगों को, उसमें भी शामिल हूँ या दूसरे अधिकारी लोग शामिल हैं या नगर पालिका, नगर परिषद, सरपंच या पुलिस महकमा, हम सब लोग जब तक इसमें नहीं शामिल होंगे तब तक हम इसको व्यवस्था को ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। तो क्या यही वजह है कि चालान तो कट रहे हैं लेकिन रोक पूरी तरह नहीं लग पा रही है? आपको नहीं लगता कि ऊपर लेवल तक ये काम होना चाहिए? नहीं, मेरा बिल्कुल मानना है कि हमें धरातल पर काम करना चाहिए, और जमीन से जुड़ के हमें जहाँ मार्केट है वहाँ पार्किंग होनी चाहिए, जहाँ बस अड्डा उसकी पार्किंग अलग से होना चाहिए। इन छोटी छोटी इस तरह की समस्या हैं, हम इस पे काम करें। हमें सभी डीटीओज को कहा है कि पार्किंग की व्यवस्था के लिए आप देखें, बाजार के आसपास देखें, और बाजार के आसपास जहाँ भी जगह खाली है वहाँ पे उनकी व्यवस्था करें। और उनके हमने जो उनके क्या है ड्रेस कोड है, भाई ड्रेस कोड में होना चाहिए, उनका मीटर होना चाहिए, उन पर अपने रेट लिस्ट लगनी चाहिए भाई कितने कहाँ से हम। और सबसे पहले हम पैनिक बटन भी लाने जा रहे हैं, और 112 से हम उसको जोड़ने जा रहे हैं कि अगर गाड़ी बस कहीं भी अपना कोई गाड़ी है अपने ट्रांसपोर्ट से है, कॉमर्शियल है, उस गाड़ी को हम 112 से जोड़ने जा रहे हैं। और उसकी जानकारी हमको एरिया का जो थाना है वहाँ पे कोई आदमी किसी कारण फंस जाता है और आदमी को बड़ी पीड़ा है तो बटन दबा देगा, बटन से जानकारी मिलेगी भाई ये नंबर गाड़ी नंबर है, ये बस है या कार है, उनको पीड़ा है, हम उसको वहीं करेंगे। इस तरह से हम छोटी छोटी हर चीज़ पे जहां आपने कहा है इसको भी हम करेंगे और धरातल पे इसका काम करेंगे। मूलचंद जी, सवाल एक ये भी उठता है कि गुरुग्राम एक ऐसी सिटी है जहां पर पॉश से पॉश एरियाज भी हैं, और ओल्ड गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो हमने उस एरिया को भी देखा है, समझा है। अंदर अंदर जाकर शहर बसे हुए हैं, कॉलोनियां बसी हुई हैं। लोगों की एक समस्या ये बहुत ज्यादा आती है, बाहर बाहर बसेस चलती हैं लेकिन जिनको काफी अंदर जाना होता है कॉलोनियों में, ट्रांसपोर्ट की सुविधा ज्यादा नहीं मिल पाती है। नहीं, हमने गुड़गांव फरीदाबाद में कहा है कि वहाँ की एसोसिएशन हमें रास्ता में बना के दें, हमारे जीएम को ना दें। और गुड़गांव और फरीदाबाद में एफएमडीए जीएमडीए में हमने अपनी बसें हमने 50-50 बस अपनी जीएमडीए एफडीए में रखी, एफएमडी में है कि रूट बना के दें एसोसिएशन। हमसे ये ना कहें बस चलाएं, हमसे कहें भाई इस सेक्टर से यहाँ से रूट बना के दें, हम उस रूट को चलाएंगे। पर रूट इस तरह का होना चाहिए, उसमें से मैं मानता हूँ मान लो 20 रुपये पर किलोमीटर तो पड़े, मान लो 50-60 नहीं पड़े तो ये मान 20 रुपये पर किलोमीटर तो पड़ जाए कि बस भी चलाना। बस भी आज हमारी हैं 1.25 करोड़ की बस है, कंडक्टर है, ड्राइवर है, हम पे रास्ता भी है, बसें हमारे पास बहुत हैं। पर लोग हमें बना के दें, मैप बना के दें, एसोसिएशन बना के दें, या ट्रैफिक अपना जो कुछ ऐसा जो गरीब तबके के लिए अफोर्डेबल हो। नहीं, मैं नहीं कहा वो गरीब का ही है, मैंने पहले ही कहा है कि ट्रांसपोर्ट गरीब का हवाई जहाज है, और हमने गरीब का मैंने खुद कहा है कि इससे ज़्यादा। और ट्रांसपोर्ट कभी प्रॉफिट का नहीं रहा। लोग कहते हैं शर्मा जी ट्रांसपोर्ट कितने घाटे में है, मैंने कि आज तक के इतिहास में एक नंबर 1966 हरियाणा बना है, आज तक कभी ट्रांसपोर्ट कभी प्रॉफिट का नहीं रहा। ट्रांसपोर्ट की जो विंग है, एक अपने डीएसटी एक टीसी है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, जो ये विंग है ये कभी भी प्रॉफिट की नहीं रही। ये गरीब के लिए इसलिए करते हैं कि हमने इसमें बेटियां स्कूल जाती हैं, 42 कैटेगरीज ऐसी हैं, कोई कैंसर से है, कोई विकलांग है, कोई दूसरी बीमारी है, कोई रिटायरमेंट है, कोई 60+ है, उन सबको हम देते हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करें, विपक्ष आरोप लगाता है कि हुड्डा सरकार भी हरियाणा के 3 शहरों को
जोड़ा गया दिल्ली से। आपकी सरकार आने के बाद इस फहरिस्त में और कितने नए शहर जुड़े? विपक्ष वाले क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, विपक्ष को मुद्दा तो है नहीं। आज देखते नहीं है कहीं बम्बे एक्सप्रेस है, आप कहीं जयपुर एक्सप्रेस है, कभी कभी अपने कटरा एक्सप्रेस है, रेवाड़ी नारनौल से निकालिए, अपना पंचकुला से यमुनानगर निकालिए, सहारनपुर निकालिए, और जहाँ मेट्रो की बात करते हैं, और मेट्रो तो यहाँ पे गुड़गांव और फरीदाबाद की मेट्रो से जोड़ने वाले हैं। डीपीआर तैयार हो रही है, जल्दी उसको करेंगे। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की क्या बात करते हैं, ये किसानों को जाकर क्या हालत है किसानों की, किस तरह प्रदेश के लोगों को सोमनाथ के मंदिर की तरह जिस तरह चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में लुटा, ये तो लोग बताएंगे, किसान बताएंगे। यहाँ के गुड़गांव के लोगों से पूछो ना, फरीदाबाद के लोगों से पूछो क्या हालत थी। आम लोग भी पूछ रहे हैं, सवाल उनका भी है, कब तक ओल्ड गुरुग्राम तक मेट्रो पहुंच पाएगी? पूरे गुरुग्राम में जो एक सपना दिखाया था मेट्रो के पहुंचने का। दो बड़े शहर हैं, गुड़गांव और फरीदाबाद, बहुत बड़े शहर हैं, और दोनों को मिलन होना बहुत जरूरी है। गुड़गांव फरीदाबाद का, और फरीदाबाद से नोएडा, इन तीनों शहरों का बहुत मिलन होना जरूरी है। और इस पे हमारी जो प्रदेश और केंद्र की सरकार, इस पे हम कार्य कर रहे हैं कि गुड़गांव और फरीदाबाद दोनों शहर बड़े हों, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, और सबसे यातायात व्यवस्था सबसे ज्यादा यहाँ पे चरमाई हुई है, क्योंकि इसके लिए रास्ते होंगे, मेट्रो होंगे, या बड़े रोड निकलेंगे, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जिसमें लगे हुए हैं, और जल्दी से जल्दी हमको कराएंगे। मूलचंद जी, पिछले 2 से 3 दिनों की अगर हम बात करें, भारी बारिश हुई थी और उसकी वजह से जो तस्वीरें सामने आई थी शहर की, वो सबने देखी थी। जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा था, और इससे पहले भी हम गुरुग्राम में कुछ साल पहले महाजाम के जो हालात हैं वो देख चुके हैं। उससे क्या सबक लिया सरकार ने? ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि इस बार भी जो जाम लगा था, लोगों को ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें उसमें आई थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 2-4 होना पड़ रहा था आम लोगों को। जिस जाम की आप बात करें, पहले जिस तरह की बारिश आज से 3-4 साल पहले आई थी, हालात गुड़गांव की तरह आज भी जो बारिश हुई थी, ये हालात ठीक नहीं थे। और हालात बारिश क्या है कि बारिश नहीं थी, ये तो एक बात के बादल फट के गुड़गांव फरीदाबाद में गिरे थे। इसका परिणाम ये है, द्वारका एक्सप्रेस इसका परिणाम है। द्वारका एक्सप्रेस जब देखा कि गुड़गांव की हालत इस तरह से है, द्वारका एक्सप्रेस को हमने, केंद्र की सरकार ने प्रदेश द्वारका एक्सप्रेस इसलिए है, और हमारा जो राजीव चौक से जो हमने एक्सप्रेस जो निकाला है, जो उसमें बम्बे एक्सप्रेस में कुंडली मानेसर में हमने जोड़ने का काम किया है, ये इसलिए उसके परिणाम, कितने फ्लाईओवर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अंडरपास भी निकाले हैं, या जाके लीला हॉस्पिटल के वहां से निकालने का, जाम की मुक्ति का काम करा। ये नहीं कहेंगे काम नहीं हुए, काम बहुत हुए हैं और होने भी बाकी हैं। पर क्या है कि ये गुड़गांव और फरीदाबाद इतने बड़े शहर हैं, इनके लिए तो और हाईवे निकलने की जरूरत है, और रास्ते चाहिए। रास्ते से चाहिए कि अभी मैं PWBNR के मेरी इंजीनियर चीफ से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे जानकारी दी थी गुड़गांव फरीदाबाद इसके लिए, कोई नोएडा के लिए एक नए एक्सप्रेस रोड के भी वो निकाल लें कि जाम से मुक्ति के लिए एक नया एक्सप्रेस रोड निकाला जाए, जिससे क्या जाम हो। गुड़गांव फरीदाबाद को तो हरियाणा के जैसे मानचित्र पे है, देश के पे है, इनको सुंदर शहर बनाएंगे। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जितना दिल पूरे प्रदेश के लिए खोला है, ये हरियाणा के इतिहास में पहला उदाहरण है, आज तक नहीं हुआ। हर लोगों ने अपने जिले को जिले तक सीमित रहे हैं, पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा जिस जिले का पैसा है उसका पैसा उस जिले में लगेगा और उस जिले के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि विकास वहां के लोगों की जरूरत है। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने तो मेरे BPTP में जो पैसा हुआ था 1000 करोड़ रुपए जो सरकार से देना था, वो मेट्रो में दे दिया। वहां के लोग आज भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ना करते, वहां के रोड हैं, डिवाइडिंग रोड हैं, सीवर है, पानी है, जो उन पर पैसा खर्च होना था, जो मेट्रो में पैसा दिया, वो सरकार के खजाने से देना चाहिए था, EDC-IDC का पैसा नहीं। EDC-IDC का पैसा नहीं, वो तो वहां लगना चाहिए जहां लोगों ने पैसा दिया है। तो प्रदेश में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उनकी बात तो छोड़िए,
जैसा उन्हें करा भगवान उनको दे रहा, जनता उनको भी ठीक जवाब दे रही है और 24 से फिर जवाब दे रही है उनको। तो आप कह रहे हैं जो वाहवाही लूटी जा रही है वो सब झूठी है? नहीं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। आप निकाल लीजिए 1000 करोड़ जो फरीदाबाद के मेट्रो में दिया, वो कहां से दिया, किन लोगों को दिया? उन लोगों को, फरीदाबाद के लोगों को, नहर पार लोगों का हिस्सा उसमें लगा दिया, जबकि पैसा सरकार से देना चाहिए था। ये पैसा उनकी सड़कों और सीवर पानी पे लगना चाहिए, वहां तो लगाया नहीं, वहां उठा के वहां दे दिया। ये तो लोग बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग बता रहे हैं। हरियाणा न्यूज के इस मंच से अगर वादा करना चाहें गुरुग्राम वासियों से, हरियाणा प्रदेश वासियों से, बसेस को लेकर क्या आश्वासन देंगे? मैं पूरे हरियाणा वासियों को परिवहन मंत्री होने के नाते मैं एक ही इनको भरोसा और विश्वास दूंगा कि पिछली बार हमारा जो रोडवेज का जो बेड़ा था 4500 था, हमने इसे बढ़ा के 5400 किया है अभी 6 महीना पहले। और अब हरियाणा को मार्च तक हम इसके बेड़े में 90% बेड़ा पूरा करेंगे। हम 2000 बस और नई खरीद के इस बेड़े में शामिल करेंगे। और जो गुड़गामा, फरीदाबाद और 5 शहरों को, 10 शहरों को हम इलेक्ट्रिकल बस और देने जा रहे हैं। 10 शहरों को 550। गुड़गामा भी है, फरीदाबाद भी है, सोनीपत भी है, रोहतक भी है, पंचकुला भी है, हिसार भी है। हम 10 शहरों को इलेक्ट्रिकल बस देने जा रहे हैं, 550 बस देने जा रहे हैं, पॉल्यूशन मुक्त देने जा रहे हैं। और लोग देखेंगे हरियाणा में, बस देखो जाके, उदाहरण बनेगा हरियाणा। हरियाणा के चार्जिंग स्टेशन देखेंगे, हरियाणा की बसों को देखेंगे। और पहली इलेक्ट्रिकल बस हरियाणा में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है और शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से भी आपके लिए। अब खनन की बात करते हैं, क्योंकि खनन जैसा महत्वपूर्ण पद और जिम्मेदारी जो है वो आपके कंधों पर ही है। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं प्रदेश में? डीएसपी की हत्या हो जाती है, पुलिस के पीछे हाथ धोकर खनन माफिया पड़े रहते हैं, कानून का कोई खौफ नजर नहीं आता उनके अंदर। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, हरियाणा में मात्र खनन के 5 जिले हैं। नाम बहुत बड़ा है, नाम तो बहुत बड़ा है। उसमें है दादरी है, भियाणी है, नारनौल है। पत्थर के 3 जिलों में माइंस है, वो भी पॉइंट है, पूरा जिला नहीं है। और रेती में यमुनानगर है, पंचकुला है, करनाल में 1 माइंस चल रही है, सोनीपत में कोई माइंस चल रही, पानीपत में 4 चल रही हैं। ये रिवर बेड की हैं, जो रिवर से। और हमने जो ये बार बार कहते हैं कि खनन माफिया, जब हमने किसी आदमी को रोकने का प्रयास किया है तभी तो डीएसपी को बलिदान देना पड़ा। अगर डीएसपी नहीं जाता, डीएसपी की जिस तरह मौत के घाट उतार, मानते हैं इसे? नहीं, मैंने इन कहा है, हमारे डीएसपी से रोकने के लिए गया था। जिस तरह के खनन माफिया, जो लोग इस तरह का क्राइम करते हैं, उन्हें रोकने का डीएसपी हो, इंस्पेक्टर हो, सबने उन्हें किया। और हमने जो खजाने में, जो मेरे साथी कहते हैं बार बार, उनके 10 साल के समय में 1266 करोड़ रुपए हुआ था उनके 10 साल में। 10 साल में उनके, जब तक कांग्रेस के मित्रों की सरकार रही 2005 से लेकर 2014 तक, और हमारी 14 से आज 22 है, 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। और हमारा जो रेवेन्यू है 4640 करोड़ रुपए है। रेवेन्यू ठीक है मंत्री जी, लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि बेखौफ क्यों है? नहीं, बेखौफ नहीं, उनके खिलाफ कानून अपना काम करता है। पहले लोग छेड़ते नहीं थे, पहले लोग जाते नहीं थे। हमने इतने मुकदमे दर्ज उनके खिलाफ किए हैं, इतनी कार्रवाई उनके खिलाफ रहे हैं। हमने पूरे हरियाणा में 210 करोड़, पूरे हरियाणा में हर महीने 210 करोड़ रुपए के हम चालान करते हैं, सरकार के खजाने में डालते हैं। चाहे ओवरलोडिंग जाए, चाहे कोई उससे भर के लेके जाए, ये आंकड़ा है अपने आप में। विपक्ष के लोग बताए ना, उनके किसने हाथ रोके थे? ओवरलोडेड वाहन तो अब भी चल रहे हैं सड़कों नहीं, पर। मैंने कहा खत्म कुछ नहीं हुआ। अगर मान लो किसी का 1 महीना में 2 चालान हो गए, 70 लाख का एक चालान, 70,000 का एक चालान, 1,40,000 तो भरती है ना। 1,40,000 तो दिए ना एक ने जो ट्रक लेके चल रहा है,
हमने लगाम लगाने का, गाड़ियों को सीज करने का काम करा। पूर्व की सरकार बता देना कि चहेते के लोगों ने अपने खनन का एक टैक्स भरा हो, खनन का रेवेन्यू करा हो, सरकार के खजाने में जमा करा हो, कहां गया वो पैसा? विपक्ष तो संरक्षण का भी आरोप लगाता है। विपक्ष क्या कहता है? कहता है घूस लेकर छोड़ दिया जाता है। विपक्ष के लोग क्या कहते हैं? काम नहीं है। विपक्ष के पास तो मुद्दाहीन हो चुका है। अब उनकी यात्रा चल रही है भारत जोड़ो। अरे तोड़ा किसने था? जुड़ी रहा भारत तो ठीक चल रहा है। कांग्रेस तो मुद्दाहीन है। कांग्रेस के कुछ सुनने वाला नहीं है। कांग्रेस की तो बात सुनने के लोग तैयार नहीं है। कहते हैं इनकी बातों पे बने। मैं कह रहा हूं, मैं आपके सामने आपके मन से कह रहा हूं कि आप ये बताइए, अपने समय में आप लोगों ने किसने रोका था? कोई मना करा हो? कोई चालान के लिए मना करा? पुलिस तुम पे थी, आप पे महकमा आप पे था, आप 14 तक चलाया आपने। 14 का आंकड़ा निकालो ना, आप छोड़िए उसे। 14 का बता दे, 13 का बता दे, नहीं जहां पीछे। इन्हें किसने मना करा? आप, इनको कोई मुद्दा नहीं है। और विपक्ष के लोग मेरे मित्र हैं, बताया ना मुझे। अगर कोई है, कोई इनके साथी माइनिंग में है, विपक्ष के लोग हैं, हमारे तो बीजेपी वाले किसी के है नहीं, ये बताएं उनके, हम निकालेंगे। एक आंकड़ा देते, हम जड़ से खत्म करेंगे। भाई इसमें कमजोरी है, ये यहाँ भ्रष्टाचार है, करेंगे, ये बता दें, उसी का इलाज कर देंगे हम। तो अगर कोई है, नाम लेके बता, हम करेंगे इलाज। अरावली की पहाड़ियों की अगर बात कर लें तो उस पर अवैध खनन आपकी सरकार भी पूरी तरह से नहीं रोक पाई है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बात की जाए तो अभी दुबई दौरे पर वो गए। क्या प्लान है अरावली की पहाड़ियों को लेकर? जंगल सफारी एक डेवलप करने का काम जो है, कहा जा रहा है कि जल्द ही शुरू कराया जाएगा। नहीं, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सोच को बधाई दूंगा। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सोच जो है कि दुनिया की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी सफारी यहाँ बने। और दिल्ली के साथ गुड़गांव, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। और इतना बड़ा जंगल है, सारा सेक्शन 4 और 5 में आता है। उसको कभी यूज तो हम नहीं कर सकते, कभी उसको पहाड़ी में नहीं कर सकते, कभी खनन नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो पहाड़ हमारा पड़ा हुआ है, मैदानी क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें इस तरह का लोगों को लाभ मिलेगा। लोग क्या है कि मुझे खूब याद है, जब मैं 8वीं 10वीं पढ़ता था, जब दिल्ली से आगरा जाते थे, बहुत विदेशी आया करते थे। और सुबह वो निकलते थे, ताज देखने जा रहे हैं, आगरा, दिल्ली का आगरा का लाल किला देखने जा रहे हैं, बहुत लोग जाते थे। और धीरे धीरे जैसे हमारे पास कुछ रहा नहीं, दिल्ली तो जाम में हो गया। अगर सफारी जैसी हमारे पास यहाँ पे बनेंगी, देश और विदेश के लोग आएंगे, इंडस्ट्रीज खुलेगी, लोगों को कारोबार मिलेगा, लोगों को व्यापार मिलेगा। लोगों को बार बार कहते हैं जी अवैध खनन, अवैध खनन, फिर तो चीते शेर चीते रहेंगे वहां पे। तो वहां पे तो ये जंगलों के जो जानवर हैं, जब बनेगी 10,000 एकड़ में, ये मान के चलिए 50,000 बीघे, बड़ा रकबा है। तो इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश गए हैं, इससे हमारे लाभ मिलेगा। दक्षिण हरियाणा के जो लोगों को जो पानी तो मिला नहीं, पानी तो हमको मिला नहीं, पानी किसी ने दिया नहीं, पंजाब ने भी नहीं दिया। और दिल्ली से जो पानी हमें आता है, सीवर का सारा पानी आता है, हिस्सा तो हमारा है ना। सुलझ पाएगा पानी का ये मुद्दा? नहीं, पानी हमारा है ना। पानी किसको नहीं मिला? आज पानी हरियाणा में किसको? कोर्ट कहता है बैठ के बात करो। नहीं, हम किससे बात करें? हमारी बात को चलो हम तो कहते हैं। आज पानी किसका? आज गुड़गांव का खराब हुआ, आज फरीदाबाद गया, मेवात और पलवल गया, किस हरियाणा में किसका गया? पीड़ा तो हमको हो ना। आज हमारे बच्चे कैंसर का पानी पी रहे हैं, सब्जियों में कैंसर है, दूध में कैंसर है। पर मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद करूंगा, इस सफारी खुल जाएगी तो कम से कम ये तो लाभ हो जाएगा, इस जमीन से कम से हमारे बच्चों को रोजगार तो मिलेगा ना, कारोबार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। पानी तो दिल्ली का मुख्यमंत्री देता नहीं, वहां कहता है ये मैं हरियाणा का बेटा हूं, वहां जाकर कहता पानी हरियाणा को दूंगा नहीं, वहां कहता दिल्ली में पानी नहीं। अब तो पंजाब में भी आ गए हैं। नहीं, मैं कहूं पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, हरियाणा का बेटा भी तो है। हरियाणा के बेटा को तो पहले अपने घर में पानी देना चाहिए। फिर सबसे पहले दिल्ली देश की राजधानी है, और हमारे यहाँ ही कहते हैं सारा कैंसर का, दिल्ली में सारा सीवरेज का पानी, जहां से यमुना ओखला बैराज है, जाके देखिए ना आप, सारे कम से कम मैंने 140 नाले हैं, 140 सीवरेज के नाले जो
गुड़गामा और आगरा कैनाल में गिरते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं। पर मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद इस बात से करूंगा कि पानी तो हमको नहीं, शायद ये नहीं देंगे, पर इससे क्या है कि 50,000 बीघे जो जमीन है, 10,000 एकड़ है, इससे क्या है कि बहुत बड़ी सफारी बनेगी, देश और दुनिया के लोग आएंगे, हमें रोजगार मिलेगा, कारोबार मिलेगा, इंडस्ट्रीज को, उद्योग इंडस्ट्रीज को, गुड़गांव फरीदाबाद को बहुत बड़ा काम मिलेगा। आपको नहीं लगता क्योंकि इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें भी जो ट्रांसपोर्ट है उसकी समस्या या ट्रांसपोर्ट का और बेहतर होना अपने आप में जुड़ जाता है? एक सुरक्षित एनवायरनमेंट तो कोई भी टूरिस्ट है, पर्यटक, वो चाहता ही है, लेकिन वो चाहता है कि अगर वो इतनी दूर ट्रेवलिंग के लिए जा भी रहा है या घूमने फिरने के लिए भी जा रहा है, कम से कम आराम से पहुंच पाए, तसल्ली से, सुकून से पहुंच पाए। आप 5 हाईवे हैं जहां की आप बात करें, 4 हाईवे हैं। एक द्वारका एक्सप्रेस मिलेगा, एक केजीपी केएमपी मिलेगा, एक जयपुर हाईवे मिलेगा, एक बॉम्बे एक्सप्रेस मिलेगा। ये सफारी वहां पे है। और आप कहीं से आना, किस स्टेट से आना, दिल्ली से आना, द्वारका से आना, आपको जाम मुक्त मिलेगा सफारी आने के लिए। कहते हैं विदेश में भी इतना बढ़िया नहीं मिलेगा जो हमारी केंद्र प्रदेश की सरकार की जो सोच है। ये सफारी उस तरह होगी जहां जाम मुक्त होगा। डाडम हादसे की जांच कहां तक पहुंची है? क्या सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है? डाडन हादसा हमारे भिवानी का यह हादसा है, और डाडन हादसे में हमने एल.एन. मित्तल जी, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, नहीं हाई कोर्ट के जज हैं, उनको एक महीने का समय दिया था। और 1 महीने में नहीं, समय कई बार क्या होता है, समय पूरा और चाहिए। उस समय में इंक्वायरी लगे हुए हैं, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। जिनको खिलाफ मुकदमे दर्ज है उनकी गिरफ्तारी करी है, और जिन लोगों ने ज्यादा माइनिंग खो दी थी, हमने उनके खिलाफ 2959.56 करोड़ रुपए जो उससे डैमेज हुआ, जो इन्वायरमेंट को जो खराब किया है, उसके भी पेनल्टी ली हमने। और जो माइनिंग का, जो हमारी माइनिंग खो दी गई है, उसके पैसे लिए हैं। अभी एल.एन. मित्तल जी की रिपोर्ट आएगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और मैं एक बात और कहूंगा आपके माध्यम से कि खनन में, ठीक है, खनन में आदमी एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट से आदमी गया, हर आदमी करता है कि मैं माइनिंग में कोई एक्सीडेंट ना हो, माइनिंग ज्यादा ना खुदे, हर आदमी प्रयास करता है, हर आदमी बचना चाहता है पहले। और हमने माइनिंग के जितने भी अपने वो माइनिंग के पैरामीटर हैं, और गाजियाबाद भारत सरकार की एक एजेंसी है सेफ्टी माइनिंग, वो भी एजेंसी हमारे साथ काम करती है, प्रदेश की एजेंसी भी, दोनों हम काम करते हैं। हम कोई इस तरह का माइनिंग का नहीं होने देंगे जो कानून के खिलाफ हो, और उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है, हम कोई भी हो, हरियाणा में कोई भी हो, अगर वो करेगा, और मैंने तय किया है कि मैं हरियाणा के कोई माइनिंग, कोई जिला ऐसा नहीं देखूंगा जिसकी माइनिंग का फोटो ना लेके, मैं हर माइनिंग के जिले पे जाऊंगा जहां पे एक करूंगा। डाडम हादसे से सबक लेकर, डीएसपी की हत्या मामले से सबक लेकर, या फिर अमूमन हमने ऐसे मामले देखे हैं जहां पर खनन माफियाओं की भिड़ंत हो जाती है पुलिस से, इन तमाम हादसों से सबक लेकर क्या काम आपकी तरफ से या क्या एक्शन आपकी तरफ से लिया गया है या लेने का सोच रही है? नहीं, हमने क्या है कि जो माफियान की, इनकी आपने बात कही है कि इस तरह से डाडन की बात करें या डीएसपी की हत्या के बाद, हमने लिया है। हमने क्या है कि हमने पूरी फोर्स, हमने एक टीम बनाई है, माइनिंग की भी हो, फॉरेस्ट के अधिकारी भी हो, लोकल पुलिस भी हो, और उनकी क्या है कि रात में नहीं, हमें दिन में जानकारी होती है कि वहां माइनिंग हो रही है, उसको हम तोड़ने का काम करेंगे, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करेंगे। और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक बात और कही थी मुख्यमंत्री जी से कि जिस तरह की माइनिंग में लोग जैसे बिल्डोज चलाना हमारे प्रदेश में, मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी जेसीबी अनऑथराइज मिले, हम उसको, अगर अनऑथराइज में कोई ट्रक लगाता मिले, कोई इस तरह का कोई अनऑथराइज मिला जाए, कोई अनऑथराइज पत्थर का, उसके क्या है कि अगर कोई मशीन है उसको भी काटने का काम करेंगे, कि अगर कोई मशीन पे हमें पता लग जाए इसमें 2 नंबर की मशीन है, ये इस तरह का चोरी का पत्थर बेचते हैं, क्लियर हो जाए एक बार, उस मशीन को हम क्या कबाड़े में बेचने का काम करेंगे, ये तय कर लिया हमने। और ये एक्शन मोड में कब तक आ जाएगी सरकार? नहीं, हम तो कर ही रहे हैं। अब तो हमने सारा क्या है कि अब तो मामला, अब उन्हें पूछा ट्रांसपोर्ट ट्रक वालों को, आप तो गुड़गांव में आए हुए हैं,
आप यहीं से निकलना पूछ रहे हैं ट्रांसपोर्ट वालों से, जो कि आपका हालचाल ठीक है, ट्रक वाले के, वो ये कहते हैं कि लोग जो ओवरलोडिंग चला देते, लोग ये कहते हैं हम तो ट्रकों को बेच के चलेंगे। अब छोटे ट्रक नहीं है, अब 35 टन के 55 टेरा ट्रक है जो 55 टन लेके चलते हैं। छोटे ट्रक तो सारा ट्रांसपोर्ट बिक गया। तो हम क्या सुधार करें? प्रयास है हमारा, हमने सब कुछ ठीक नहीं किया, प्रयास है। मैं विपक्ष कहता है सब कुछ ठीक ना, कुछ अभी ठीक नहीं कर रहे हैं। प्रयास है हमारा, जो वो नहीं कर पाए हम करेंगे, जो हमसे नहीं हो पाएगा और करेगा। प्रयास है हमारा, हमने ये तो नहीं कहा सब कुछ हमने ठीक कर दिया, ऐसा नहीं कहा मैंने, प्रयास है हमारा। कुछ सवाल हमारे दर्शक जो हैं वो भी आपसे पूछना चाहते हैं। तमाम यहाँ पर ऑडियंस बैठी है, कई सवाल उनके जहन में भी हैं और एक एक करके अगर मंत्री जी आपकी इजाजत हो नहीं, बिल्कुल, तो उन सवालों का जवाब। सबसे पहले मंत्री जी मैं ही सवाल आपसे करता हूँ। अमूमन देखने को मिलता है जब स्कूल के बच्चे सरकारी वाहनों से या बसों से जाते हैं, स्कूल दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ने जाते हैं, तो भीड़ रहती है बस में, लटक के जाना पड़ता है या फिर कहीं उनको छत पर बैठ के जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए कोई प्रावधान आपने किया है या सरकार करने की सोच रही है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था हम जितने भी कॉलेज हैं और 600 बस हम स्कूल के बच्चों को देंगे, बेटियों को, और बेटियां फ्री स्कूल के शिक्षा क्षेत्र में जाएंगी। मैंने कहा मार्च तक का हमें समय दीजिए, मार्च तक हम पूरे जितने भी रोडवेज का जितना भी बेड़ा है उसे हम पूरा करेंगे। और हम क्या है कि आज हम कहते हैं हमारे पास बसों की सबसे बड़ी कमी है, बस हमारे पास कमी है, हम पे स्टाफ ज्यादा है, ड्राइवर कंडक्टर फालतू हैं, बस हम नहीं खरीद पाए। हमें अभी 809 बस हमने ली है, वो बस भी हमें क्या है कि मार्च तक पूरी हो पाएंगी। हम साल में, हम महीना में 1000 बस 100 बस पूरी कर रहे हैं, और ये 8 महीना लग जाएंगे इनमें 800 बस पूरी करने में। क्यों? हमें क्या है कि बस क्या है कि मार्च तक हमारा प्रयास है, मार्च तक हम पूरे बेड़े में पूरी बसें शामिल करेंगे। और कोई सवाल? माननीय मंत्री जी बहुत नमस्कार। मेरा सवाल अवैध खनन के विषय को लेकर है। सवाल यह है कि अगर सरकार कार्रवाई कर रही है और पिछले सरकारों की तुलना में आपका रेवेन्यू कई ज्यादा बढ़ा है चालान करने का, इसका मतलब है कि अवैध खनन भी कहीं ज्यादा बड़ा होगा, अपराधी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं, इसलिए उनके चालान किए जा रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा यह है, जो इसी का एक सब्स्टिट्यूटरी क्वेश्चन है, कि अवैध माइनिंग को लेकर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो धड़ल्ले से चल फिर रहा है। केएमपी बने बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन रोड की जितनी वैलिडिटी है उससे कम समय में उसमें टायर्स के निशान आसानी से देखे जा सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। कारण इसका यह है कि जो 35 टन 36 टन 37 टन जितना अलाउड होता है, उससे ज्यादा ओवरलोडिंग का सामान लेकर ट्रक आसानी से चलते फिरते दिख सकते हैं। इन पर कार्रवाई करने के लिए सतही कार्रवाई तो देखी जा सकती है, जो सरकार कर रही है, चालान कर रही है या और भी चीजें कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि जड़ पर वार कैसे किया जाए ताकि समस्या का समूल विनाश हो सके। मैं सबसे पहले आपका हाईवे की मैं जानकारी देता हूं। हाईवे, आप ट्रक के, जो ट्रक का होता है, जो ट्रक के अपने पहिए होते हैं या एक्सल होता है, उससे ओवरलोडिंग नापते हैं। और कभी रोड का उससे नहीं होते, रोड हमेशा 150, जो हाईवेज होते हैं ये 150 टन पास होते हैं। आप ट्रक से नहीं नाप लेंगे, इस ट्रक में 20 टन है 30 टन से टूट जाएगा, इस 40 टन है तो 50 टन से टूट जाएगा। जो हाईवेज होते हैं, हाईवेज का मतलब है कि कितना लोडिंग हो, कितना बड़ा लोड डाल दें, बड़ी, मान लो कोई बहुत हैवी है, ये 100 टन 150 टन पास होते हैं। और ट्रक में तो क्या है कि 20 टन का 30 टन हो जाएगा, 40 टन का 50 टन होगा, 50 का 60 टन हो जाएगा, 70 टन से तो ऊपर ट्रक जा ही नहीं सकता, 70 टन से। पर रोड को ये नहीं कहेंगे रोड 70 टन का पास है, रोड तो ये हाईवे जितने हैं, नेशनल हाईवेज है, इनका तो 150 टन भी 100 टन भी पास है। मेरा ये कहना है, हमने प्रयास करा है, व्यक्ति अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। अब सब कुछ ठीक हो जाए तो पुलिस को हटा दो ना। फिर अगर मुकदमे, लड़ाई झगड़े सब ठीक हो गए तो पुलिस को हटा दीजिए। जहां पुलिस की हमको जरूरत पड़ती है, पुलिस अपना काम करती है। जहां कोई आदमी गलत करेगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी और उनके खिलाफ हम मुकदमा भी दर्ज करेंगे। उनके अगर 4 बार किसी ने आदमी ने गाड़ी करा, हम उसके जो आरसी है उसको भी कैंसिल कर रहे हैं। और किसी के कोई सवाल?
करेंगे, वो योजना कहाँ तक पहुंची है? और दूसरा सवाल मेरा डीएसपी हत्याकांड को लेकर रहेगा, क्योंकि आपने कहा था कि डीएसपी जो है कार्रवाई करने गए थे, तो रातों रात तो ये अवैध माइनिंग शुरू नहीं होगी, इसमें जरूर कोई ना कोई बड़ी मछलियां भी होगी। केवल जो है अवैध माइनिंग करने वालों पर ये नहीं समझते कि बड़ी मछलियां जो उनको भी, उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी होगी? मेरा दो मानना, एक बात का मेरा मानना है कि मैं सबसे पहले जानकारी देता हूं, ये मेवात का क्षेत्र है और मेवात का क्षेत्र राजस्थान लगा हुआ है। राजस्थान के साथ साथ एक तरफ तो माइनिंग खुली हुई है, एक तरफ माइनिंग बंद है और मेवात के लोग, जो मेवात के गांव के लोग हैं, वो रुक नहीं सकते, चाहे कितनी मुकदमे, कितनी एफआईआर, आप जाके पता कर लेना। मकान बनाना तो पहाड़ तोड़ेंगे, अगर चार दीवारी करनी है तो पहाड़ तोड़ के लाएंगे, ट्रैक्टर नहीं बुग्गी में भर के लाएंगे, बुग्गी नहीं तो उसमें भर के लाएंगे। पर मैं ये भी मानता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हथौड़ों से जेसीबी लेके इकट्ठे पत्थर तोड़ते हैं और पत्थर तोड़ने के बाद महीना में 10-20 ट्रक भी बेचते हैं, ऐसे भी हैं। ये बड़ी मच्छी नहीं है, ये वो लोग रोज कमाते हैं, रोज कमा के खाते हैं। और मेवात के लोगों को इस बात की पीड़ा है कि राजस्थान में माइनिंग है और हमारी माइनिंग नहीं। हम एक तरफ 220 रुपए पत्थर बिक रहा है, एक तरफ बैन है, तो उनको पीड़ा इस बात की है यार हमारा क्यों नहीं खुल रहा, राजस्थान मौज मार रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हमने जितने भी इस तरह के जो माइनिंग जो लोग करते हैं उन खिलाफ हम करके, कोई बड़ी मछली नहीं है। और आपका पचगाम है ताबड़ू के साथ, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है पचगाम है, हमने 20 मुकदमे दर्ज, 20 एफआईआर दर्ज करे हैं। वो कौन से हैं? वो हैं जो अपने सिर पे एक हथौड़ा धर लेंगे, एक लंबा वो लंबा गैदाड़ा टाइप कहते हैं, उससे तोड़ते हैं, 2 दिन तोड़ते हैं, चौथे दिन भर कर ले जाते हैं। तो मेरे मानना है कि इस तरह के चोरी हम प्रयास हम कर रहे हैं और इस तरह का मामला ना हो प्रदेश में, इसे भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक एक है। ई टिकटिंग की बात की थी आपने, हमने ई टिकटिंग की 60 अपने बसों के रूटों पे ई टिकटिंग हमने चालू कर दी है। ई टिकटिंग काम चालू है पूरे प्रदेश में, हम मार्च तक पूरे प्रदेश में ई टिकटिंग कर देंगे और 112 नंबर पैनिक बटन से हम जोड़ देंगे। अगर किसी बस में कोई हादसा, एरिया का एसएचओ वहाँ 112 डायल करेंगे, वहीं पकड़ लेंगे और वहीं बस पे जाकर खड़ी हो जाएगी। ये हमारा प्रयास है। एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आप लोग और क्या कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि टेक्निकल एजुकेशन ये अपने वेद साहब का है और मेरा आईटीआई कौशल विकास है, आईटीआई। और हम जो मेरी सबसे बड़ी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी बगोला में, दूधौला में यूनिवर्सिटी भेजा, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, और उत्तर भारत की सबसे बड़ी भारत की पहली यूनिवर्सिटी है। और हम ऐसी बच्चों को हम सक्षम करेंगे, तैयार करेंगे, चाहे वो किसी से जुड़े हों, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे हलवाई हो, मैकेनिकल लाइन को हो, पढ़ तो जाते हैं किताब में, पर काम नहीं कर पाते। और हम उस यूनिवर्सिटी में उनको पैसे भी देंगे, उनको तैयार भी करेंगे। और हमारा ये है कि जो देश के प्रधानमंत्री ने जी का नारा है कि हमें पढ़ा लिखा के आदमी को सक्षम करना है और हमें उनको फैक्ट्रियों में भी करना है, फैक्ट्रियों में भेजेंगे। और हम बाहर ड्राइवरों की बहुत जरूरत है, बाहर हरियाणा जैसे देश का अपने इंडियन खाने की बहुत डिमांड है, बाहर बहुत है, कारीगरों की बहुत डिमांड है। हमें इलेक्ट्रिकल, आजकल हम बिजली का कोई इलेक्ट्रिशियन हो तो मिल नहीं पाता, ढूंढते हैं जी, अजी वहाँ है सेक्टर 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 मिलेगा, इसकी बहुत जरूरत है। कारपेंटर की हमको बहुत बड़ी जरूरत है। तो इस तरह के हम कारीगर, ब्यूटी पार्लर्स हैं, बहुत हैं, सैकड़ों हैं हमारे पास, कि हम इस तरह के तैयार कर रहे हैं कि उनको हम लोन भी देंगे, अगर काम भी कराएंगे, और को विदेश का होगा उनको विदेश भी पहुंचाने का काम करेंगे। ये सरकार की हमारी नीति। एक पॉलिटिकल सवाल और ले लेते हैं सर। प्रदेश में तीसरे मोर्चे का गठन की बात चल रही है। एनएलडी का एक रैली थी फतेहाबाद में, उसमें उसको लेकर तीसरे मोर्चे की गठन की बात चल रही। देश से कई बड़े नेताओं को बुलाया गया। तो आपको लगता है इस प्रकार का जो तीसरा मोर्चे का गठन होता है तो बीजेपी का विजयी रथ को रोकने में सक्षम होगा? नहीं, उनसे उनका रथ चल कहाँ रहा है बताओ ना। थर्ड फ्रंट का रथ चल रहा देश में। अरे यार, आपको पता है बिहार की, तुम्हें पता, लालू की पता है ना आप,
उत्तर प्रदेश की पता है, कश्मीर की पता है, हरियाणा की पता है। ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। इन कहानी को हरियाणा में सुनाने की जरूरत नहीं है। ये भूतों की कहानी है। थर्ड फ्रंट होगा, फलाना होगा, ये भूतों की कहानी है। हरियाणा के लोग सक्षम है, जहां वोट देंगे वहीं देंगे। 30 बार प्रदेश में मनोहर लाल की सरकार बनेगी। इन कहानियों से डरने की जरूरत नहीं है। कोई मैं ये तो नहीं कि मैं बहुत बड़ी बात करूं, पर हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इन भूतन की कहानी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है हरियाणा में, ये मेरा कहना है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं 24 को लेकर? नहीं, 24 के हम बैठे ही कहाँ हैं? हम तो शुरू से 19 से लग रहे हैं। कहाँ बैठे हैं? चलिए आखिर में ये भी बता दीजिए कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में निगम चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी के शहर है, बम्पर जीत होगी। जिसको चाहे, जिसको टिकट देंगे वही जीतेगा, जिसको टिकट वही सिकंदर। ये आप दावा करके जा रहे हैं? दावा क्या है? तो ये तो आम आदमी मजदूर भी कह रहा है, ये कमल ले आना, वोट दे देंगे। कोई सुनने को तैयार नहीं, किसी की बात ही नहीं सुनता। कहते कमल ले आना, वोट दे देंगे। केजरीवाल भी ताल ठोकने जा रहे हैं, कह रहे हैं पूरे तैयार हैं। मैंने कहा उनकी तो बात ही छोड़ो। उन तो झूठा कोई आदमी देश और प्रदेश में नहीं है। केजरीवाल का तो भट्टा पंजाब में बैठ गया। दिल्ली के लोग की जो हालत है उन्हें पूछो। मुफ्त की दुकान नहीं चलेगी हरियाणा में। मुफ्त से तो बच के आए, बैंक फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। उन मुफ्त खोरों तो हरियाणा को अब सांस मिला 10 साल में, फिर मुफ्त पटका देश में। हरियाणा ठीक है। मुफ्तखोरी पसंद नहीं ना, है मुफ्त की दुकान पे तो हम जाते भी नहीं है। मुफ्त करके कहने लगे मुफ्त मिल रहा है, मुफ्त, वहां कोई नहीं जाता हरियाणा का आदमी। वो समझते पैसे के बिना कोई उद्धार नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मंत्री जी, अपना कीमती समय आपने हरियाणा न्यूज को दिया। इस मंच पर आए आप और बेबाकी से सभी सवालों का आपने जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।